दोस्तों एप्पल ने बड़े ही चालाकी से अपने आईफोन के बॉक्स में से चार्जर निकाल लिया था। उसके बाद में ये कह दिया था कि भैया हमें अपनी क्लाइमेट की काफ़ी ज़्यादा चिंता है, जिसकी वजह से हम ई वेस्ट को ना बढ़ाते हुए चार्जर को हटा रहे हैं और आप बिना चार्जर के ही आईफोन ले लो, एक बार ले लो, उसके बाद में जब चार्ज ख़त्म हो जाए तो हमारी साइट पे आ जाना, उसके बाद में वहाँ से चार्जर ख़रीद लेना, या फिर आप जब आ रहे हो एप्पल स्टोर के अंदर ख़रीदने के लिए तो भाई एक चार्जर भी लेके जाओ। चार्जर भी तो बना रहे हैं हम, ई वेस्ट की हमें चिंता है लेकिन फिर भी हम चार्जर बना रहे हैं। तो चालाकी यहाँ पर उन्होंने दिखाई थी, क्योंकि अब उनकी कमाई भी बिलियंस ऑफ US$ बढ़ चुकी है सिर्फ चार्जर बेच के ही। तो ये एक स्कीम थी उनकी जो क्लाइमेट चेंज दिखाते हुए उन्होंने करी थी। लेकिन ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने कहा भैया ये ना चल, वो ये नहीं चलेगा इधर पे। यहाँ पर एक कंज्यूमर ने भी कह दिया था कि भैया मुझे चार्जर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जब कंज्यूमर कोर्ट में चला गया ब्राज़ील के अंदर तो एप्पल को फ़ाइन भी हुआ था। करीबन 18 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगा दिया गया था, अपनी करेंसी में बता रहा हूँ, करके ब्राज़ील की गवर्नमेंट द्वारा, ब्राज़ील के कंज्यूमर कोर्ट द्वारा। और इसी के साथ साथ अब तो ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि भैया ब्राज़ील के अंदर कोई भी आईफोन नहीं बिकेगा बिना चार्जर के। अगर आपको बेचना है तो चार्जर देना ही पड़ेगा, और अगर आप बेचते हुए मिल भी गए तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी दोबारा से। तो यहाँ पर सख्त हिदायत दे दी गई है एप्पल को कि भैया चार्जर के बिना नहीं बिकेगा ब्राज़ील के अंदर तुम्हारा फ़ोन। तो ब्राज़ील के अंदर जो भी अब आईफोन बिकेंगे, आईफोन 12 के बाद वाले या फिर जो भी लेटेस्ट आ रहा है, जो आईफोन 14 आ रहा है, उसके साथ भी इनको चार्जर देना पड़ेगा, वरना या तो ब्राज़ील के अंदर ये बेच नहीं पाएंगे आईफोन, या फिर पेनल्टी लगेगी और लगती ही चली जाएगी जब तक चार्जर नहीं देते। तो ये स्कीम हर एक गवर्नमेंट को अप्लाई करनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए एक्चुअली में जो भी एप्पल का फ़ोन ख़रीद रहे हैं कि भाई आपको चार्जर चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपके पास में है ऑलरेडी चार्जर तो आप अपना पुराने वाला चार्जर एप्पल को दे दो और उसके बाद में नए वाला ले लो। ऐसा भी किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, अगर इतनी चिंता है एप्पल वालों को। दोस्तों रॉयल एनफील्ड को शायद एक नया कंपटीशन मिल चुका है, क्योंकि बजाज ऑटो ने एक्वायर कर लिए हैं राइट, एक विंटेज मोटरसाइकिल के, जिसको विंसेट मोटरसाइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बुलेट की तरह ही लगेगी लेकिन इंजन उसकी तरह नहीं है। ये 1928 और 1955 के वक्त में फास्टेस्ट मोटरसाइकिल मानी जाती थी, और इसको एक बहुत पुरानी फिल्म है छोटी सी बात के अंदर भी दिखाया गया था, जहाँ पर स्कैम कर दिया जाता है हीरो के साथ में। लेकिन हाँ, बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है देखने में, तो शायद यहाँ पर रॉयल एनफील्ड को एक कंपटीशन मिल चुका है, क्योंकि शायद बजाज आने वाले वक्त में इस बाइक को निकालेगी कुछ हेयर फेयर, कुछ चेंजेस करने के बाद में। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी चल रहा है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। अब यूक्रेनियन हैकर भी सामने आ चुके हैं जो कि फेक प्रोफाइल बना रहे हैं यूक्रेनियन अट्रैक्टिव गर्ल्स की, जिससे कि जो रशियन सोल्जर हैं जब उनके साथ में कांटेक्ट कर रहे हैं और बातचीत चल रही है तो वो किसी तरीके से रशियन सोल्जर्स की लोकेशन निकाल रहे हैं और उन लोकेशन के द्वारा फिर वो बम्बार्डिंग उसी जगह पर करवा रहे हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स के द्वारा। तो ये है अब यूक्रेन का प्लान रशिया के खिलाफ। और इसी के साथ साथ दोस्तों हैकर्स रशिया के अंदर मॉस्को की जो येंडेक्स टैक्सी है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पर कुछ इस तरीके से वो ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं कि हैक करने के बाद में उस येंडेक्स एप्लीकेशन को पिकअप पॉइंट जो एड्रेस दिया जाता है कि भैया यहाँ से पिकअप कर लो, बहुत सारी टैक्सी वालों को सेम पिकअप पॉइंट दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी हो गया। ये मॉस्को के अंदर हुआ है साइबर अटैक इन टैक्सी वाली सर्विसेज के ऊपर, जिससे कि सभी एक ही जगह पर पहुंच गए और ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन वहां पर कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था जो कि टैक्सी में बैठे। और यहाँ पर दोस्तों नासा के मून मिशन को लेके जो आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग होने वाली थी अब वो डिले हो चुकी है अक्टूबर तक के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था उनके स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के जो रॉकेट है उसके अंदर फ्यूल लीकेज चालू हो गया था और ये बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से अब ये 1 महीने के लिए डिले कर दिया गया है। हमें लगा था कि कुछ दिनों बाद लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अब इसको अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। डेट कंफर्म नहीं है अभी भी। दोस्तों अक्सर आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा, जब भी कोई बंदा उदास होता है या कोई भी उदास होता है तो वो लहरों के पास में पहुंच जाता है, नदियों की लहरें देखता है या समुद्र की लहरें देखता है, और एक्चुअली में ये वर्क करती है। ये लंदन के कॉलेज की स्टडी में पाया गया और इसी के साथ साथ अर्बन माइंड ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है कि ये माइंड पर असर करता है। जो भी समुद्र के किनारे पर उसकी लहरें देखता है या फिर नदियों की लहरें वगैरह देखता है, जब उसका मूड अपसेट होता है तो वो नई चीज़ें सोचनी शुरू कर देता है इन लहरों को देखते हुए, जिससे कि उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है अगर मूड अपसेट है उस वक्त में।
दोस्तों आपको शायद सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन जापानीज साइंटिस्ट ने एक कॉकरोच को साइबर्ग बना दिया है जो कि रिमोट कंट्रोल कॉकरोच होगा इस वक्त का, जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये इन्होंने बनाया एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए, स्पाई करने के लिए किसी के ऊपर। और ये वैसे तो नॉर्मल काम करेगा कॉकरोच, लेकिन जब भी वो अपनी डायरेक्शन से भटकेगा तो उसके नर्वस सिस्टम को एक शॉक दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसको साइंटिस्ट ले जाना चाहते हैं। तो ये एक तरीके का साइबर्ग वाला कॉकरोच है।